जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BPCG 173 स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न की ये पहली क्लास है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके PYQ से लिए गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक PDF में मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपना फाइनल रिवीजन कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड करने के सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब सिंपली आपको सर्च कोड पे जाना है, यहाँ पर लिखेंगे BPCG 173। ठीक है, जैसे लिखेंगे तो यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में गैस पेपर आ जाएगा। तो जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर इस व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए एवं स्वस्थ के किन्हीं 3 मॉडलों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो स्वास्थ्य क्या है उसको परिभाषित करना है और स्वास्थ्य के 3 कौन कौन से मॉडल है उनका वर्णन करना है। उससे पहले और साथ में आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही क्लास अपलोड होती तो वहां पर हम जो लिंक शेयर कर देते हैं तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं होता है, बल्कि यह एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की स्थिति है। यानी कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि आपके कोई अंदर बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का मतलब ये है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और सामाजिक रूप से स्वस्थ हों, तब आपका जो है वो स्वास्थ्य कहलाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है और केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति तभी स्वस्थ होगा जब उसका व्यक्तिगत और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो रूप है वो पूर्णतः स्वस्थ होगा। स्वस्थ स्वास्थ्य उसको नहीं कहा जाता है, यानी कि अगर आपको कोई रोग है और आप दुर्बल है तो इसका मतलब आप अस्वस्थ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा है, यह एक ऐसी स्थिति है या अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य। ठीक है, तो स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अपना कार्य ठीक ढंग से कर पाते हैं, समाज में अच्छा योगदान दे सकते हैं और एक सुखद जीवन जी सकते हैं। स्वास्थ्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कई प्रकार के मॉडल विकसित किए जो यह स्पष्ट करते हैं कि स्वास्थ्य केवल शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें मन, समाज और वातावरण की जो भूमिका भी होती है। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य को समझने के लिए विज्ञानियों ने जो है कई प्रकार के मॉडल दिए थे जो स्पष्ट करते हैं कि स्वास्थ्य केवल शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें मन भी शामिल होता है, समाज और वातावरण जो वहां का है वो भी स्वास्थ्य में शामिल होता है। तो सबसे पहला है जैविक या चिकित्सीय मॉडल। यह सबसे पुराना और पारंपरिक मॉडल है जो केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित होता है। इस मॉडल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक रोग नहीं है तो वह स्वस्थ है। इस मॉडल में रोग का कारण शरीर के अंदर किसी विकृति, बैक्टीरिया, वायरस या आनुवंशिक दोष को माना जाता है। जैविक या चिकित्सीय मॉडल क्या कहता है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मतलब उसको कोई रोग वगैरह नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो वह स्वस्थ है। और इस मॉडल में रोग का कारण क्या होता है? शरीर के अंदर कोई विकृति आ गई है, कोई बैक्टीरिया है या फिर वायरस या आनुवंशिक कोई दोष है। इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो स्वास्थ्य को केवल शरीर की दृष्टि से देखा जाता है। उपचार का उद्देश्य शरीर में खराबी को ठीक करना होता है। इसमें मानसिक और सामाजिक पहलुओं की उपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी को बुखार है तो उसे केवल दवा देकर ठीक किया जा सकता है। यह नहीं देखा जाता है कि उसे तनाव है या उसकी जीवन शैली कैसी है। अगर किसी को बुखार है हम सीधे उसको टैबलेट देंगे, वो ठीक हो जाएगा। हम ये नहीं देखेंगे उसको तनाव है या कोई परेशानी है, क्योंकि उसको बुखार है सीधे टैबलेट देंगे वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं दूसरा मॉडल है जैव मनोसामाजिक मॉडल। तो यह मॉडल जो है जैविक, मानसिक और सामाजिक सभी पहलुओं को मिलाकर स्वास्थ्य की एक समग्र परिभाषा देता है। इस मॉडल को अमेरिकी मनोचिकित्सक जॉर्ज एंजल ने 1977 में प्रस्तुत किया था। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो यह मॉडल मानता है कि रोग केवल शरीर की समस्या नहीं होती, इसमें मानसिक स्थिति जैसे तनाव, चिंता,
तथा सामाजिक परिस्थितियां जैसे गरीबी, रिश्तों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। यह इलाज के साथ साथ व्यक्ति की जीवन शैली, सोच और समाज समर्थन पर भी ध्यान देता है। रोग की रोकथाम पर भी जोर देता है, यानी कि इसमें स्वास्थ्य में अंदर जो मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सभी परिस्थितियां जो है इस पर डिपेंड करती हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है तो इस मॉडल के अनुसार केवल दवा नहीं दी जाती, बल्कि उसे मानसिक परामर्श, खान पान संबंधी सलाह और सामाजिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है। इसके बाद है स्वास्थ्य का सामाजिक मॉडल। तो यह मॉडल स्वास्थ्य को सामाजिक दृष्टिकोण से देखता है। इसके अनुसार स्वास्थ्य केवल व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति जैसे कारक भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों को स्वास्थ्य का मूल आधार माना जाता है। यह मॉडल समानता यानी कि इक्विटी और स्वास्थ्य सेवाओं की समान उपलब्धता पर बल देता है। यह समाज के कमजोर वर्ग को स्थिति को सुधारने की आवश्यकता पर जोर देता है। यानी कि ये जो है सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण कारणों को स्वास्थ्य का मूल आधार मानता है और जो है यह मॉडल समानता और स्वास्थ्य सेवाओं की समान उपलब्धता पर बल देता है। और ये क्या करता है, यह समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर जोर देता है। उदाहरण अगर हम लोग देखें, यदि किसी गांव में लोग साफ पानी ना मिलने के कारण बीमार होते हैं तो यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं मानी जाएगी, बल्कि सरकार और समाज की जिम्मेदारी मानी जाएगी कि वे स्वच्छ जल की जो है व्यवस्था करें। यदि किसी गांव में साफ पानी नहीं है तो यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि सरकार का काम, समाज की जिम्मेदारी है कि स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, स्वास्थ्य एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। केवल शारीरिक दृष्टिकोण से किसी को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। हमें स्वस्थ के जैविक, मानसिक और सामाजिक सभी पहलुओं को जो है समझना और महत्व देना चाहिए। विभिन्न स्वास्थ्य मॉडल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे विभिन्न कारक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और कैसे एक जो है समग्र दृष्टिकोण अपनाकर हम बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यौन स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि यौन स्वास्थ्य क्या है उसको परिभाषित करना है, ठीक है, और बताना है कि यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की व्याख्या करनी है। तो यौन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ यौन रोगों से बचाव नहीं है, बल्कि यह है कि एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने की स्थिति है जो यौन जीवन से जुड़ी होती है। इसका अर्थ यह भी है कि व्यक्ति को यौन संबंध बनाने में डर, अपराध बोध या तनाव ना हो, बल्कि वह समझदारी और सहमति से सुरक्षित यौन संबंध बना सके। तो यौन स्वास्थ्य का मतलब क्या है, सिर्फ यौन रोगों से बचाव नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने की स्थिति है जो यौन जीवन से जुड़ी होती है। इसका अर्थ यह भी है कि व्यक्ति को यौन संबंध बनाने में डर, अपराध बोध या तनाव ना हो, बल्कि वह समझदारी और सहमति से सुरक्षित यौन संबंध बना सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यौन स्वास्थ्य का मतलब है एक सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण के साथ यौन संबंध बनाना जिसमें जबरदस्ती, भेदभाव या हिंसा का कोई स्थान ना हो। तो यौन स्वास्थ्य का मतलब क्या है, एक सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण के साथ जो है यौन संबंध बनाना है जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा और हिंसा जैसी कोई चीज नहीं होगी। यौन स्वास्थ्य के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं, तो सुरक्षित यौन संबंध बनाना है, यौन शिक्षा प्रदान करनी है, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना है, यानी कि अपने यौन जीवन को लेकर आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखना है, गर्भ निरोधक उपायों की जानकारी होनी चाहिए, अनचाहे गर्भ से बचाव के तरीकों को जानना और अपनाना। इसके बाद सम्मत यानी कॉन्सेंट होना चाहिए, दोनों व्यक्तियों की इच्छा से ही संबंध बनाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, तो यौन संबंध से कुछ जुड़ी समस्याएं भी सामने आती हैं। पहला है यौन संचित रोग हो जाते हैं, जैसे HIV, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पीज, क्लैमीडिया। ये सारी चीजें क्या होती हैं, यौन संचित रोग हैं। ये रोग असुरक्षित यौन संबंध से फैलते हैं। इनका इलाज संभव है, लेकिन समय पर पहचान जरूरी होती है। इसके बाद है अवांछित गर्भधारण। गर्भ निरोधक उपाय न अपनाने से महिलाओं को अनचाहा गर्भधारण हो सकता है। इससे मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ सकता है। कभी कभी इसका परिणाम असुरक्षित गर्भपात हो सकता है।
जो जानलेवा हो सकता है। यानी कि जब कोई गर्भ निरोधक का प्रयोग नहीं करते हैं तो होता होता क्या है, किसी को अनचाहा गर्भधारण हो जाता है। इससे जो उस महिला के अंदर जो शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद है यौन शोषण और जबरदस्ती। यह एक गंभीर समस्या है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। इसमें जबरन यौन संबंध बनाना, छेड़छाड़ करना या किसी के मर्जी के बिना उसे यौन रूप से परेशान करना शामिल है। यह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक नुकसान भी पहुंचाता है। यदि आप किसी लड़की को बार बार छेड़ते हैं तो यौन रूप से तो परेशान करना ही करना है, साथ में उसके जो है मानसिक संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है नपुंसकता और यौन इच्छा की कमी। पुरुषों में यौन शक्ति की कमी या संभोग करने में कठिनाई मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारी या हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकती है। इस तरह महिलाओं में भी यौन इच्छा की कमी, दर्द के साथ संभोग या अरुचि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद है यौन शिक्षा की कमी। तो भारत जैसे देशों में यौन शिक्षा को लेकर आज भी संकोच है। इससे युवा गलत जानकारी, अफवाहों और गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं और इसकी जो समस्या है उनको आगे चलकर झेलनी पड़ती है। इसके बाद है बांझपन। कुछ दंपतियों को संतान नहीं हो पाती है, जो कई बार यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के कारण होता है, जैसे शुक्राणुओं की कमी, अंडाणु ना बनना, हार्मोन की गड़बड़ी इत्यादि। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इसके बाद है यौन स्वास्थ्य को सुधारने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। सही और वैज्ञानिक जानकारी देना। स्कूलों और कॉलेज में यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सुरक्षित यौन व्यवहार करना चाहिए, यानी कि कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए और एक ही साथी के साथ जो है संबंध बनाना चाहिए। इसके बाद है नियमित जांच और परामर्श। अगर कोई समस्या हो तो डॉक्टर से खुलकर बात करें। सम्मान और सहमति का ध्यान रखना चाहिए। जबरदस्ती किसी भी हालत में जो है संभोग नहीं करना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों की समान भागीदारी होनी चाहिए। यौन स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दोनों की है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष हम लोग लिख देंगे। तो यौन स्वास्थ्य का सीधा संबंध व्यक्ति की पूरी जिंदगी से है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन पर भी असर डालता है। इसलिए यौन स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करना, सही जानकारी रखना और सुरक्षित व्यवहार अपनाना हम सभी के लिए जरूरी है। इसे लेकर शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए बल्कि जागरूकता और समझदारी से जो है इसका सामना करना चाहिए। यानी कि हमको इसको लेकर कोई भी झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज झिझके तो कल आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं दूसरा, तनाव प्रबंधन की तकनीकों के रूप में ध्यान, योग और सचेतना का वर्णन करना है। तो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव आम हो गया है। काम का दबाव रहता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, बदलती जीवन शैली के कारण लोग मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। ऐसे में ध्यान, योग और सचेतना तनाव को कम करने में बहुत मददगार सिद्ध होते हैं। ये तकनीकें न केवल शरीर को स्वस्थ बनाती हैं बल्कि मन को भी शांति और संतुलित करती हैं। यानी कि आज की जो जिंदगी है बहुत भाग दौड़ की है, लोग काम के दबाव में रहते हैं, पारिवारिक दबाव है, जिम्मेदारियां हैं और जीवन शैली भी खराब है, जिसके कारण वो शारीरिक रूप से थक जाते हैं। तो इसमें वो लोग ध्यान, योगा या सचेतना कर सकते हैं, जिससे उनका तनाव कम हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं ध्यान। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जैसे कि सांस, मंत्र या कोई कल्पना। ध्यान करने से मन शांत होता है और विचारों की दौड़ कम हो जाती है। इससे मस्तिष्क में जो है सकारात्मक बदलाव होते हैं। ध्यान कैसी प्रक्रिया है, इसमें जो एक व्यक्ति होता है एक बिंदु पर अपना जो है ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि सांस, मंत्र या कोई कल्पना। इससे जो क्या होता है, जो मन शांत होता है, जब मन शांत होता है तो विचार की जो दौड़ है वो कम हो जाती है और जो मस्तिष्क है उसमें सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसके बाद ध्यान के लाभ। तो तनाव और चिंता से जो है चिंता में कमी होती है, नींद में सुधार होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भावनात्मक संतुलन भी बनता है। कैसे करें ध्यान? तो एक शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर विचार भटके तो फिर से ध्यान सांसों पर ले आए। रोज 10 से मिनट ध्यान करना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं योगा। तो योग जो है प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसमें शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर जोर दिया जाता है। इसमें शारीरिक मुद्राएं, आसन, श्वास नियंत्रण यानी कि प्राणायाम और ध्यान शामिल है। योग से शरीर लचीला, मजबूत और रोग मुक्त बनता है। योग के लाभ देख लेते हैं। तो योग से लाभ क्या है? शरीर की थकान और जकड़न कम होती है, रक्तचाप और हृदय गति नियंत्रित रहती है। इसके बाद चिंता, क्रोध और अवसाद भी कम होते हैं, नींद बेहतर होती है और ऊर्जा स्तर जो है बढ़ता है। तनाव दूर करने वाले कुछ योग आसन है, जैसे सुखासन, बालासन, शवासासन और भ्रामरी प्राणायाम। तो ये सारे आसन क्या है? तनाव को दूर करते हैं।
इसके बाद है हमारी सचेतना मतलब कि माइंडफुलनेस। तो सचेतना का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना और उसे बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना। तो यहां पर देखिए सचेतनता का मतलब क्या है, वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना और जो कोई भी निर्णय है किसी भी निर्णय को जो है बिना किसी उपस्थित रहना और बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना। जब हम सचेत होते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इससे मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रणता जो है बढ़ती है। इसके बाद है सचेतनता के लाभ। तो मानसिक तनाव कम होता है सचेतनता से, भावनात्मक प्रक्रिया में सुधार होता है, अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है, खुश रहने की क्षमता बढ़ती है। यानी कि अगर हम लोग सचेतनता के लाभ देखें तो उसमें मानसिक तनाव भी कम होता है और भावनात्मक प्रतिक्रिया में सुधार होता है, अपने व्यवहार में भी बदलाव होता है। उसके बाद देखते हैं सचेतनता कैसे अभ्यास करें। तो कोई भी दैनिक कार्य जैसे खाना, चलना या नहाना करते समय पूरी उपस्थिति के साथ उसे करें, यानी कि आपका ध्यान कोई दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। ध्यान से खाने की आदत डालें, स्वाद, गंध और बनावट पर ध्यान दें। हर दिन कुछ समय चुपचाप बैठकर अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें। तो ये जो है सचेतनता का अभ्यास करना है। अब हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, ध्यान योग और सचेतनता तीनों तकनीकें मिलकर तनाव को कम करने में अद्भुत काम करती हैं। ये हमारे जीवन को संतुलित, स्वस्थ और सुखद बनाती हैं। इनका नियमित अभ्यास करने से हम बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं और आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। आज की व्यस्त दुनिया में अगर हम हर दिन थोड़ा समय इन तकनीकों को दें तो हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं, सकारात्मक विचार आएंगे और अधिक खुशहाल जीवन जो है हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।